तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो, या फिर एंगल चेंज करो। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का काम हम लोग एडी करंट में कर चुके हैं, एरिया को चेंज करने का काम हम मोशनल ईएमएफ में कर चुके हैं। अब हम लोग चेंज करेंगे इस एंगल को। अगर किसी कॉइल के एंगल को चेंज किया जाएगा तो जरा चेक करो, उसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। भाई थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है, जिसमें ये ओमेगा होता है उसका एंगुलर स्पीड। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं, इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला 2 पाई एफ के बराबर होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या फिर इसी को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो यूजिंग फैराडेज लॉ वी कैन राइट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी। सो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा आपका बी ए कॉस ओमेगा टी। तो जरा चेक करिएगा, माइनस बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही है? ये ओमेगा हम लोग बाहर ले आएंगे, दिस विल बिकम, ये माइनस भी बाहर लाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, एंड दैट विल बिकम बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ की वैल्यू आई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक टर्न के लिए है, दिस इज डिफाइंड फॉर 1 टर्न, एक टर्न के लिए है। ठीक? अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग मान लें, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहां पे मान लिया जाए, तो फॉर n टर्न्स वी कैन राइट ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? यही एन बी ए ओमेगा को हम लोग ई नॉट मान सकते हैं, एंड दैट ई नॉट इज इक्वल टू पीक ईएमएफ। ई नॉट का मतलब क्या हो गया? पीक ईएमएफ, यानी कि इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। so that is peak EMF, or this is also known as EMF amplitude। EMF amplitude यानी कि this is maximum value of the EMF। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो EMF आया ये आपका वेरिएबल EMF आया। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे साइन ओमेगा टी चेंज होगा। साइन ओमेगा टी का जो वेरिएशन होता है ग्राफ में अगर हम लोग चेक करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक? ये मैक्सिमम +1 के बराबर हो सकता है, मिनिमम -1 के बराबर हो सकता है। जब साइन ओमेगा टी +1 होगा तब ईएमएफ हमारा ई नॉट होगा, जब साइन ओमेगा टी -1 होगा तब ईएमएफ माइनस ई नॉट होगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ये टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ईएमएफ भी खुद को चेंज करेगा। और इस तरह का फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ जो है, ये ईएमएफ की प्रॉपर्टी है कि ये ईएमएफ कैसा है? फ्लक्चुएटिंग है, मतलब ये वेरिएबल है, कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला है। सो दिस इज फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ, एज वेल एज ये ईएमएफ पॉजिटिव भी है और इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। ये ईएमएफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसकी हर तरह की वैल्यू है इसके पास। क्लियर? ऐसे ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये साइनोसोडली वेरिंग क्वांटिटी है। मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो साइन वेव की तरह चेंज हो रही है। ठीक है? साइन की तरह जो क्वांटिटीज चेंज होती है, जैसे साइन का ग्राफ होता है ना, लाइक दिस, इसी तरीके से चेंज होने वाली कोई भी क्वांटिटी जो होती है उसको ये हम लोग बोलते हैं। सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया ईएमएफ का वैल्यू। अब यहां पर आप चेक करो, अगर सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस भी मान लिया जाएगा तो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग
हम लोग कुछ ना कुछ करंट भी निकाल लेंगे। सो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, तो यहां से हम लोगों को करंट का वैल्यू मिल गया, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक, तो ये करंट आ गया। अगेन इस करंट की भी प्रॉपर्टीज वही है कि ये करंट आपका सबसे पहली बात फ्लक्चुएटिंग है, दिस इज फ्लक्चुएटिंग करंट, मतलब टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, वैल्यू लगातार बदल रही है। ऑल्सो दिस इज बाई डायरेक्शनल, ये जो करंट है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये करंट पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। करंट का पॉजिटिव होना मतलब इस डायरेक्शन में जाना, निगेटिव होना अपोजिट डायरेक्शन में जाना, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। मतलब इसके कितने डायरेक्शंस हो गए? 2 डायरेक्शन हो गए। ग्राफ की अगर बात करेंगे तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने ईएमएफ का पढ़ा था, लाइक दिस। ठीक, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, आई नॉट। जब वो मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम होगा, माइनस आई नॉट। और इस तरीके का ये ग्राफ यहां पर करंट का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का जो करंट जो कि टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपका चैप्टर है, इसकी शुरुआत प्रीवियस चैप्टर से ही हुई है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में 3 तरीके थे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का। तो जो तीसरा तरीका है जिसमें एंगल चेंज कर रहे हो आप, दैट इज द मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? तो यही कारण है कि किसी भी जनरेटर में जब हैंडल लगाकर उसको घुमाया जाता है, जब वो हैंडल घूमता है तो जो उससे रिलेटेड कॉइल होता होगा, वो कॉइल घूमता होगा मैग्नेटिक फील्ड में। जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो उसका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो वहां पर इस तरीके का करंट प्रोड्यूस होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। क्लियर है? जनरेटर में यही सेम काम होता है। ठीक, अब आते हैं इस करंट को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये करंट और ये ईएमएफ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो भी ऐसा चेंज हो रहा है कि हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग हाफ साइकिल में इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का, सॉरी स्पीड कह रहे हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और वी कैन से मीन वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू अगर आपको निकालना है तो जरा सोचो, मीन वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का वैल्यू है। ठीक, एवरेज वैल्यू का मतलब यहां पर यह भी हो सकता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्योंकि करंट का मतलब होता है ना चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो एवरेज करंट का मतलब टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट में हमको निकालना है टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, यही हमें निकालना है। तो मीन वैल्यू ऑफ करंट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितना चार्ज वहां पर, एवरेज कितना चार्ज वहां पर फ्लो हो रहा है। क्लियर? अगर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होती है तो बेटा यहां से चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी होगा, और इसी को अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, दैट मीन्स टोटल चार्ज। तो यहां से अपने को मिलेगा कि भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इतना चार्ज यहां पर फ्लो हुआ। ठीक, कितना टाइम है, इंटीग्रेशन डी टी। क्लियर? तो जरा सोचो, एवरेज वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आई एवरेज वैल्यू या आई मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, मतलब इंटीग्रेशन डी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को डालना है एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी dt
डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अगर आप फुल साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करते हो, मान लो आप निकालना चाहते हो कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी है, तो जरा सोचो फुल साइकिल में वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि आधी साइकिल में ये पॉजिटिव है और रिमेनिंग आधी साइकिल में ये निगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा बेटा 0। मन हो तो आप 0 से कैपिटल T लिमिट लगाना, ऊपर भी नीचे भी, और करके देख लेना वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो वो हम ना करके हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं फॉर हाफ साइकिल, क्योंकि हाफ साइकिल में ये जो करंट है वो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, और इस पूरी साइकिल के दौरान आप जरा सोचो ये पॉजिटिव ही है, क्लियर। तो यहां पर टाइम 0 है, यहां पर आधा टाइम बीता होगा, यहां पर टाइम पूरा बीत गया होगा। एक साइकिल बोलो यहां कंप्लीट हो रही है, यहां से शुरू हो रही है और यहां पर कंप्लीट हो रही है, क्लियर। तो हम 0 से कैपिटल T/2 तक एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले दिस इज फ्रॉम 0 टू T/2, 0 टू T/2 लाइक दिस। अब अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो जरा चेक करो क्या आएगा। I0 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल T/2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt, मतलब t, और वो भी 0 से कैपिटल T/2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जरा देखिएगा, आई मीन यानी एवरेज वैल्यू जो आई दैट इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा। ठीक, देखिए लिख रहे हैं माइनस I0 अपॉन ओमेगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक, तो ये बनेगा कॉस ओमेगा T/2, कॉस ओमेगा कैपिटल T/2 माइनस कॉस 0। चेक करो, 0 से T/2 है ना, और नीचे क्या बनेगा, T/2 माइनस 0, सो दैट इज T/2 माइनस 0। सो वी कैन चेक हियर। एक चीज और देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ही अगर मान लो रोटेट कराते हो, ठीक है, तो इसकी एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई, है ना। ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई के बराबर। यही वैल्यू हम लोग वहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस वैल्यू को आइए यूज करते हैं। सो दैट विल बिकम माइनस I0 बाई ओमेगा, दिस विल बिकम कॉस ओमेगा टी बराबर 2 पाई होता है, 2 पाई अपॉन 2 करोगे कितना आएगा, पाई। सो कॉस पाई माइनस कॉस 0 1 अपॉन T/2 लाइक दिस। तो जरा चेक करिए वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 जाएगा ऊपर, माइनस का 2 I0 अपॉन ओमेगा, और ये वाला t भी आप बाहर कर लो। ठीक है, तो cos पाई होता है -1, cos 180 -1, -1 -1 -2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 I0 अपॉन ओमेगा टी, और ओमेगा टी फिर से कितना है, 2 पाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 I0 अपॉन पाई के बराबर। दिस इज mean value of alternating current. So average value of the alternating current is 2 upon pi यानी 3.14 I0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 637 I0। ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड समझ लीजिए रिजल्ट आ गया कि हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, दैट इज 63.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसका 63.7% एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है, बस 0 से T/2 तक हमने इंटीग्रेट किया। अगर मान लो बोले 0 से T/4 तक बताओ, यहीं तक बताइए, तो हम 0 से T/4 कर देंगे, सिर्फ लिमिट चेंज करनी होगी आपसे, जगह जगह पर इस पर एवरेज वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करता है,
सो इट रिप्रेजेंट्स टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो जब भी कभी चार्ज निकालना होगा कि यहां ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो वहां पर हम ये वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। इसी को थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर मान लो एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट मान लीजिए फ्लो करा रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का अपना ईएमएफ होगा, या ईएमएफ छोड़ो, अभी हम सीधे इसके करंट की बात करते हैं। इस पे फ्लो होने वाला करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लीजिए ऐसे करंट जा रहा है, ये रेजिस्टर, ठीक है। तो इस रेजिस्टर के थ्रू कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो रहा होगा। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब चार्ज फ्लो हो रहा होगा, क्लियर। अगर आप चाहते हो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग उसी रेजिस्टर में, सेम रेजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम टाइम में अगर फ्लो कराना है, तो हमको यहां पर एक डीसी सोर्स अगर मैं फ्लो कराना चाहता हूं, डीसी सोर्स अगर जोड़ करके डीसी करंट अगर मैं फ्लो कराना चाहता हूं, तो दैट करंट विल बी एवरेज करंट। कुछ समझ में आया? अगर एक रेजिस्टर है और आपने एसी करंट फ्लो कराया है, ठीक है, तो 10 मिनट में कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। सेम 10 मिनट में डीसी करंट फ्लो करा के वही उतना चार्ज अगर हमें फ्लो कराना है, तो कितना डीसी करंट फ्लो कराना पड़ेगा? आई मीन क्लियर है? तो ये फिलहाल अभी हम लोग कितने साइकिल के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाफ साइकिल के लिए, क्लियर। तो हाफ साइकिल में इधर कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा, सेम हाफ साइकिल में इसमें अगर आपको मान लो सेम टाइम में अगर आपको उतना ही चार्ज फ्लो कराना है, तो आपको ये एवरेज अमाउंट ऑफ करंट वहां पर फ्लो कराना पड़ेगा। सो it can be also defined as that value of DC current which will provide same charge flow in same time as alternating current will do। क्लियर है? ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, सेम तरीके का एक एवरेज वैल्यू हम लोग और निकालते हैं। दैट एवरेज वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जरा इसका भी मतलब समझ लीजिए, फिर इसके भी डेरिवेशन पर आते हैं। अगर ये कोई एक रेजिस्टर है और हम लोगों ने इसमें मान लीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया, मतलब एसी सर्किट है और ये करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। जब ये करंट जाएगा, बोलो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। रेजिस्टर हमेशा ही हीट लॉस कराता है, ठीक। हीट लॉस का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर, सही है, ठीक। अगर ये करंट वेरिएबल है तो यही हीट जरा सोचो इंटीग्रेट करने पे मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे मिलेगा आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक। अब अगर हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कराना है उसी रेजिस्टर से उतने ही टाइम में, लेकिन इस बार कैसा सोर्स हम जोड़ रहे हैं? डीसी। तो अब इसमें हमें कितना करंट फ्लो कराना पड़ेगा? आरएमएस करंट, क्लियर। तो अब जो हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो तो सेम है बट वैल्यू उसकी कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी के बराबर, क्लियर है, ठीक। मतलब अगर यहां पर 10 मिनट में 100 जूल का हीट फ्लो हुआ है एसी करंट की वजह से, तो उसी 10 मिनट में 100 जूल का हीट फ्लो हम कराना चाहते हैं यूजिंग डीसी, ठीक। डीसी कितना रिक्वायर्ड होगा? आरएमएस करंट का जो आरएमएस वैल्यू अभी आप पढ़ने वाले हो, वैसे आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता है आई नॉट बाई रूट 2 होता है। अगर एक फुल साइकिल में आई नॉट, इधर हम ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएंगे, ठीक, और कुछ एनर्जी उसमें फ्लो हुआ होगा, सेम एनर्जी सेम टाइम में अगर फ्लो कराना है तो हमें आई नॉट बाई रूट 2 करंट फ्लो कराना पड़ेगा, क्लियर। अगर यही दोनों हीट आपस में बराबर कर दिया जाए तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। जरा चेक करिए, दोनों को अगर बराबर किया जाए तो जरा देखो, आई स्क्वायर आर डी टी दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी। आर से आर बोलो कैंसिल हुआ, कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया, ठीक। तो आई आर एम एस कितना आया बेटा? आई आर एम एस
अंडर रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी। बोलो भाई, डिवाइडेड बाई टी, और टी का मतलब क्या हुआ? टी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये फॉर्मूला चेक करो, ये फॉर्मूला है आरएमएस वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू का ये फॉर्मूला है। क्या ये समझ में आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? ठीक, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। स्क्वायर मतलब करंट का पहले स्क्वायर लिखो, फिर मीन, करंट के स्क्वायर का मीन यानी एवरेज वैल्यू लिखो। एवरेज मतलब इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। एवरेज निकालने का भी यही तरीका सीखा आपने। और फिर आर मतलब रूट लगा दो। क्लियर है? तो करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालो और उस पर रूट लगा दो। ठीक है। अब अगर मान लो हमको किसी क्वेश्चन में, कोई न्यूमेरिकल में, अगर हमें करंट अलग अलग दे दे कि भाई पहले 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, फिर इसमें 4 एम्पियर का फ्लो हो गया, फिर इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। ठीक, और आपसे कहे आरएमएस वैल्यू भैया बताओ करंट का कितना है, तो करंट का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 3। 3 करेंट्स थे तो 3 से डिवाइड किया, 4 होते तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करते। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू करंट का निकाल सकते हैं अगर डिस्क्रीट करंट होगा तो। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? पढ़ा जाए आगे। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार इसमें ग्राफ पर आ जाता है। ऐसा करंट दे देंगे इस तरह का कि -1 एम्पियर है, यहां पर दे देंगे +1 एम्पियर है, और अब आप हमें बताओ जरा, ये दे देंगे 0, यहां पर कुछ टाइम दे देंगे 1 मान लो, यहाँ पे 2 टाइम दिया, यहाँ 3 सेकेंड दिया, तो इधर टाइम हो गया और इधर दे दिया करंट। ठीक है, इस तरीके करंट दे दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि आप इसका आरएमएस वैल्यू बताओ हमें करंट का। ठीक, तो अब आरएमएस वैल्यू करंट का कितना आएगा भाई बताइए? आई आरएमएस कितना आएगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई 3। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। सही है? क्लियर है? करंट के स्क्वायर्स का एवरेज, उसका अंडर रूट, सिंपल। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं फिलहाल अपने डेरिवेशन पार्ट पर, जो पूछे जाने के चांस काफी ज्यादा होता है जिसका। जैसे I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है और हमसे कहा जाए करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। तो पहले ऊपर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और फिर उसकी वैल्यू हम लोग इसमें रिप्लेस कर देंगे यानी रख देंगे। सो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी निकालते हैं जरा, दैट इज इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। भाई आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी था, क्लियर? उसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या इसको कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट, क्या फॉर्मूला आएगा भाई? दैट विल बी इंटीग्रेशन cos 2 थीटा जो होता है दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहां से कितना आएगा? 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ऐसे ही लिख लेना, गलत लिखने से अच्छा एक स्टेप और लिख लेना, 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। बोलो भाई सही है? क्योंकि इस बार करंट के स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हो तो फुल साइकिल में भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो उधर -I0 जो था, अगर उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी I0 स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब इस बार हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। तो इस बार मैं फुल साइकिल के लिए निकाल रहा हूं। क्लियर? ध्यान से देखिएगा जरा, I0 स्क्वायर बाई 2 बाहर करिए, अंदर पहला टर्म क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt।
तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2, dt का इंटीग्रेशन होगा t और वो भी 0 से लेकर t तक, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल T. So that will become I नॉट स्क्वायर बाई 2, ये बन गया कैपिटल T माइनस 0, माइनस ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 0, साइन 0 तो बोलो 0 ही होता है, क्लियर? जरा ध्यान से समझना, ओमेगा टी की वैल्यू क्या 2 पाई होती है, तो साइन 2 ओमेगा टी मतलब साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई कितना होता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब क्या होता है 0, तो वो पूरा ही टर्म 0 हो गया, ये 0, ये पहले 0 था, ये सब खत्म, सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बची, आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2, सही है। और ये वैल्यू उठाकर हम लोग रखने वाले हैं इस वाले फॉर्मूला में, क्लियर? तो मैं यहां पे रख रहा हूं, देखिएगा यहां पर मैं उसके आगे क्या लिख रहा हूं, सो आई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है भाई, दैट इज आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2, और इंटीग्रेशन dt अगर 0 से कैपिटल T तक इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, कैपिटल T, ठीक? सो ये बना कैपिटल T, इस T से ये T भी कैंसिल हुआ, तो आरएमएस वैल्यू बेटा आ गई अंडर आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है? ठीक, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो अगर इसको रख करके आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.707 ऑफ आई नॉट, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, क्लियर है? 70.7% है ना, तो इतने परसेंट आ गया उसका वैल्यू, कोई इसमें डाउट हो तो बताइए। अब जो वैल्यू करंट के लिए आ रही है सेम वैल्यू ईएमएफ के लिए आती है, क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला यहां करंट का है वही सेम फॉर्मूला वहां पर ईएमएफ का है, क्लियर है? ठीक है, तो ये दो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन भी पढ़ लेना जरा, ठीक, और आरएमएस वैल्यू का ये डेरिवेशन भी देख लेना कि ये क्या है, क्लियर है? इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है आपके सिलेबस में दैट इज फेजर। भाई फेजर क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर का मतलब है, फेजर एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेजर क्या है? फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स, दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहले ईएमएफ कितना है और करंट कितना है, ठीक, ईएमएफ कितना है और करंट कितना है, और दूसरी चीज दोनों में से कौन आगे है कौन पीछे है, कितना आगे है कितना पीछे है, इन चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? फेजर। सो फेजर इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, क्लियर? जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो फेजर डायग्राम में इस तरीके से हम लोग सर्कल बनाएंगे, ठीक है? एक सर्कल समझ लीजिए ये है, और एक सर्कल और बनाते हैं ऐसा, दोनों सर्कल्स जो है कंसेंट्रिक है, ठीक है? एक सर्कल का जो रेडियस है, ध्यान से देखना भाई, एक सर्कल का जो रेडियस है ये ईएमएफ और करंट में से किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक? तो लेट अस सपोज ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो करंट का जो भी एम्पलीट्यूड था उतने रेडियस का एक सर्कल बनाओ। करंट का एम्पलीट्यूड कितना था? आई नॉट रेडियस का, तो आई नॉट रेडियस का एक सर्कल बनाइए। एक सर्कल और हमने बनाया है ईएमएफ के रेडियस का, ठीक, ये इसका रेडियस है ई नॉट के बराबर। ये ईएमएफ का जो मैक्सिमम वैल्यू था, ठीक, उसके हिसाब से एक सर्कल आप बना दोगे, और ये उस सर्कल का हो गया सेंटर। यहां पर अगर हम लोग इसका
देखिएगा, एक हम लोग एक्सेस बना देते हैं, तो समझ लो यही है तुम्हारा फेजर डायग्राम। एक एक्स एक्सेस हो गया, एक वाई एक्सेस हो गया, इससे पता चलता रहेगा। अब इस डायग्राम में सिर्फ दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखिएगा, ईएमएफ और करंट। क्लियर? ईएमएफ और करंट का एम्पलीट्यूड, क्लियर, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ वो यहां पर होता है। दूसरी चीज जो हम यहां पर देखकर बता सकते हैं वो है इसका एंगल, कि सर इसका एंगल अगर ओमेगा टी है, देखो एंगल जीरो तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है, कुछ ना कुछ एंगल है। लेट अस सपोज वो एंगल कितना है, ओमेगा टी के बराबर, ठीक। और ये भी साफ साफ दिख रहा है कि सर ये जो ईएमएफ है वो उससे भी थोड़ा आगे है, मतलब उसका एंगल इससे भी ज्यादा है। क्लियर? कितना ज्यादा है? लेट अस सपोज फाई के बराबर, कि फाई एंगल ज्यादा है। तो यहां से देखकर सबसे पहले मैं ये बता पाऊंगा इस डायग्राम को देखकर कि ईएमएफ आगे है और करंट पीछे है। कितना आगे है? फाई एंगल। क्लियर? तो इस डायग्राम को देखकर हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ईएमएफ की वैल्यू होगी, पहली बात, ई नॉट। देखो यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ में एक्सप्रेशन जो भी मैंने लिखा था उसमें दो ही चीज थी, एक था आई नॉट और एक था अंदर का एंगल। बाकी साइन तो सब में होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दो ही चीज है, एक आई नॉट है और एक ओमेगा टी है, मतलब एम्पलीट्यूड और एंगल। तो एम्पलीट्यूड तो ई नॉट है, फिक्स है, मतलब आई नॉट है, अगर करंट लिख रहे हैं और ईएमएफ लिख रहे हैं तो ई नॉट है। तो ई नॉट साइन एंगल उसका कितना है यहां पर, ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर? और अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो कहने का मतलब फेजर डायग्राम को देखकर, इसको देखकर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और अगर ये पता है तो हम ये भी बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। क्लियर? फेजर डायग्राम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स। क्या क्या? करंट और ईएमएफ। ठीक? डायग्राम में सिर्फ दो ही चीजें हैं, पीक वैल्यू और एंगल। क्लियर? तो पीक वैल्यू कितनी है, एंगल कितना है, वही होगा सर्किल का रेडियस। एंगल से पता चलेगा कौन आगे है कौन पीछे है, कितना आगे है कितना पीछे है। क्या ये फेजर डायग्राम समझ में आया? क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का फेजर एनालिसिस करेंगे, मतलब फेजर डायग्राम क्या है, कैसे है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट्स का फुल एनालिसिस करेंगे कि कितना करंट है, कितना सर्किट का रेजिस्टेंस है, क्या है, वो सारी चीजें। तो होपफुली अगली क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है?